यही टाइप करेगा इतना ज्यादा। कोई सोचो जरा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती होगी। अगर मैंने आपको बोल दिया 0 से 4 सेकेंड्स का एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे पूछूं 0 से 4 सेकेंड्स का एवरेज वेलोसिटी, तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये क्या लिख दिया बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, v माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। सर्वेश, ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। मैंने अभी आपको सिखाया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले आप अपने पुराने मेथड से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। इनफैक्ट अभी जस्ट मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला था इन 0 to 4 सेकेंड्स। वो कितना था? हमने निकाला था 80 आया था शायद। 10 + 30 40 का हाफ 20 into 4 80 अपॉन 4। तो एवरेज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। So average velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो कैसे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके। क्लियर है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? अरे ये तो डायरेक्ट दिखती है। ये तो ग्राफ रीडिंग वाली बात हो गई कि आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। तो नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं? तो एज आई सेड, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है पोजीशन छोड़ के जो आप वीटी कर्व से ना निकाल सको। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे? इट्स जस्ट ग्राफ रीडिंग। तो वेलोसिटी corresponding to any instant। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एट t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड किसी ने पूछा वेलोसिटी निकालो, तो मैं ग्राफ में गया, या चलो 3 सेकेंड से लिख देता हूँ। 3 सेकेंड पे मैं ग्राफ पे गया, ये 2 और 4 के बीच में 3 था, ग्राफ से गया और ऐसा। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सीधी सीधी आपकी ग्राफ रीडिंग टेक्निक हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वो ग्राफ में डायरेक्ट देख के। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, मुझे सिमेट्री यूज करना आता है, तो बाय सिमेट्री ऑफ फिगर आई कैन से इट इज 25। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं फ्री हैंड स्केच बनाया हुआ, बट आई मतलब सिमेट्री अगर मैं यूज करूँ या स्ट्रेट लाइन अगर है तो इट हैज टू बी 25। बट वहां पे तो आपको कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर्व रहेगा, उससे देख के आपको रीड करना है। ठीक है, ओके ना? किसी ने डाउट उठाया है? नहीं, ओके। सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी डिटरमाइन एवरेज स्पीड। तो भाई जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन कर लेना। तो एवरेज स्पीड भी आप निकाल सकते हो। यू कैन डिटरमाइन एवरेज स्पीड एज वेल। कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना आता ही आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड भी आप निकाल सकते हो एज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये होगा ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आप निकाल सकते हो। यू कैन मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और भाई आप
कैसे निकालनी है? तो जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल पा रहे हो तो मतलब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल पा रहे हो। ऑलराइट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने निकाला था, वही मैग्नीट्यूड ले लो। तो इट इज वंस अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity is instantaneous speed। ठीक है ना, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब क्या बचा फाइनली? लास्ट बचा एक्सेलरेशन। तो क्या मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। क्या मैं दोनों एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। एक्सेलरेशन मैं एवरेज भी निकाल सकता हूं एंड तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ सीकेंट कह लो, स्लोप ऑफ सीकेंट कह लो, या तो फिर वही जो फॉर्मूला आप थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सो एवरेज एक्सेलरेशन आप बहुत इजीली निकाल सकते। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इन 0 to 6 सेकेंड, क्या 0 से 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन? मैंने उठाया 0, मैंने उठाया, ये जो सीकेंट जा रहा है, सीकेंट का जो स्लोप है, ये है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन है स्लोप ऑफ सीकेंट। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। किसी ने पूछा मुझसे 0 से 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो मैंने बोला एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी है 30 माइनस यहाँ पे वेलोसिटी है 10 अपॉन टाइम है 6 माइनस 0, तो 20 अपॉन 6 दैट इज 3.33 मीटर पर सेकेंड। So this is how we determine average acceleration. So average acceleration is change in velocity upon time taken. किसी का मैसेज है सर स्पीड टाइम ग्राफ इज आल्सो लेफ्ट। वेरी गुड बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम एक दूसरे से बना सकते हैं, कैसे वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। जस्ट आपकी नेगेटिव वैल्यूज को आपको पॉजिटिव करना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी बता दूंगा। लेकिन मैं अब देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पूछते हैं एग्जाम में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज slope of vt curve at any instant, that is slope of tangent, that is slope of tangent। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा 3 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन क्या है, तो भाई यहाँ तो पहले से स्ट्रेट लाइन है, तो यही स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लो, काम खत्म। कोई पूछेगा 5 सेकेंड्स पे क्या है, तो 5 सेकेंड्स पे तो कर्व चला आ रहा है, तो इस कर्व पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर ली इस कर्व पे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो है इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे स्लोप निकालो, किसका? टेंजेंट का। वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये हो गई कहानी खत्म। अब मुझसे पूछा गया ग्राफ, तो देखो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या फर्क होगा।
जब वेलोसिटी 10 है तो स्पीड भी 10 है, 20 है तो 20 है, इतना है तो इतना है, इतना है तो इतना है, 0 है तो इतना है। बट जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया तो स्पीड फिर भी पॉजिटिव रहा। तो ये जो ग्राफ ऐसा गया है, ये ग्राफ ऐसा है। ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये स्पीड टाइम। तो स्पीड आपने नेगेटिव नहीं बनानी है, बाकी सब ठीक है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो ग्राफ नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। ओके। तो ये कहानी है हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इतनी चीजें आपको समझनी, ठीक है। अब क्या बचा हमारा लास्ट ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो सबसे कम एग्जाम्स में पूछते हैं, रेयरली कभी पूछते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्कूल एग्जाम्स का, वो करा देता हूँ आपको वीटी ग्राफ से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वीटी कर्व से बनते हैं, बिकॉज वीटी कर्व से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो वीटी कर्व ही सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन फाइंड एनीथिंग फ्रॉम वीटी कर्व। एक्सटी कर्व की लिमिटेशन है, हर चीज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एटी से भी नहीं निकाल सकते, बट वीटी से सब निकाल सकते हैं। और किसी एक इंस्टेंट की पोजीशन पता है तो वो भी निकल जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। काइनामेट्रिकल इक्वेशंस यूजिंग वीटी कर्व। वीटी कर्व के हेल्प से काइनामेट्रिकल इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको यूज करना भी आ जाएगा। तो देखो, ये है समझो ग्राफ किसका, ए कांस्टेंट है, ठीक। तो ए कांस्टेंट है, मतलब इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 सेकेंड्स, ये t सेकेंड्स, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0th सेकेंड पे जो स्पीड है या वेलोसिटी है, दैट इज u। t सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई v। तो 0 पे u, t पे v। अब आपको बताना है तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 u, इसके t और कॉमा v। तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो लेट्स सी इस ग्राफ से वो u प्लस ए टी कैसे निकलेगा। हाउ डू वी गेट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो is slope of vt कर्व, ठीक है, ये तो हमने सुन रखा है। अब स्लोप ऑफ vt कर्व क्या होता है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है t कॉमा v, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा u। तो कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन t माइनस 0। तो t इधर ले आए तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, u इधर ले आए तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये भी कुछ कुछ टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन में होता है कि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए दे से डिराइव काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग वीटी कर्व। वीटी कर्व के, ठीक है। सो दिस हाउ वी डिटरमाइन वी डिराइव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलो सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। वो किसके ऊपर बना हुआ है, वो बना हुआ है किस पे, वो बना हुआ है आपके एरिया अंडर कर्व पे। तो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वीटी कर्व। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं ये एरिया निकालूंगा। ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, तो मेरे लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स u है और इधर वाला v है इनटू t, ठीक है। तो u प्लस v इज इक्वल टू t। अब मुझे ये भी पता है कि a इज व्हाट v माइनस यू बाई टी, कैसे, स्लोप से, तो थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। तो इस हिसाब से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी मुझे पता है। ये उठा के मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ यू प्लस ए टी इंटू टी, ये हो गया। तो हाफ 2 ut प्लस ए
टी स्क्वायर, तो ये बना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बना एस, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी ने कोई पॉइंट रेस किया है? लेट मी सी। सेकेंड इक्वेशन फिर से समझा दीजिए। ओके, सी डिस्प्लेसमेंट, वीटी कर्व से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? वीटी कर्व से डिस्प्लेसमेंट निकलती है एरिया अंडर कर्व से। एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व? वीटी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ यू से शुरू होके वी तक गया है, तो इसके अंडर जो एरिया है, कहां तक? यहां तक, ये एरिया निकालना मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है मुझे, कैसे निकले? तो इस एरिया के लिए मैंने क्या किया, पहले फिगर आइडेंटिफाई किया। ये फिगर मुझे नजर आया क्या? दिस फिगर इज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिस प्लस दिस इनटू हाइट, ये टी। तो हाफ यू प्लस वी इनटू टी, ठीक है। अब सवाल आता है कि फॉर्मूले के हिसाब से मुझे v नहीं चाहिए, मुझे a चाहिए था। तो मुझे ये भी याद है कि एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो यहाँ पिछले वाले में लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या हो गया? u प्लस ए टी, हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ। तो v की जगह मैंने डाल दिया u प्लस ए टी। तो अभी ब्रैकेट सॉरी ऐड किया u प्लस यू, 2u और ए टी, अंदर t मल्टीप्लाई किया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, अंदर हाफ कर दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। आई होप समझ में आया वैभव? ओके ना, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में फिर से डिस्प्लेसमेंट की बात कही जा रही है, बस एलिमिनेट कुछ और करना था। थर्ड इक्वेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व, दैट इज हाफ u प्लस वी इंटू टी। बट इस बार आपको t हटाना है, तो मुझे ये भी पता है कि a का वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी है। तो t क्या है? माइनस यू अपॉन ए। तो ये उठा के t की जगह डाल दो, तो आपका आंसर ही आ जाएगा, राइट। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये 2a इधर ले आओ, तो 2as हो गया, v माइनस यू वी प्लस यू, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू। तो v square is equal to u square plus 2s, that is third. So this is third kinematical equation, right? This is third kinematical equation. V square is equal to u square plus 2as. Okay, clear hai? So these are three kinematical equations, right? अब फिर चलते हैं हम लोग इस पे एटी कर्व पे, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए मेरे पास। एटी कर्व बहुत लिमिटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है, हायर सिलेबस में इंजीनियरिंग एंड ऑल में पूछते हैं। हमारे 11 12 जे में एटी कर्व पे मैंने रेयरली कोई क्वेश्चन देखा। ज्यादा क्वेश्चन वो लोग वीटी कर्व पे पूछते हैं, सबसे ज्यादा वीटी कर्व का पूछते हैं। ओके, सो एटी कर्व, थर्ड मोशन कर्व इज एटी कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ठीक, कैसे? जैसे ये समझो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टी है 1 2 3 4 -1 -2 -3, फिर ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 था, यहाँ पे 0 था, पे 0 था, यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे -2 था, समझे? ऐसे स्ट्रेट लाइन से जा रहा था, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा हो गया, फिर यहाँ कर्व था, थोड़ा ऐसा हो गया, फिर ऐसा, या ऐसा स्ट्रेट लाइन डिजाइन कर देता कुछ कुछ
ठीक है, तो ऐसे एक कर्व बना हुआ है, ये है आपका एटी कर्व। तो एटी कर्व से हम क्या निकालेंगे? एटी कर्व से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी निकलता है। तो एटी कर्व आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ इतना ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। और वो कैसे देगा? एरिया अंडर एटी कर्व इज चेंज इन वेलोसिटी। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन की चीजें देगा, वो खुद की चीज तो देगा ही, अदर देन खुद के, और सिर्फ वेलोसिटी दे सकता है आपको। ठीक है, सो सॉरी वेलोसिटी में दे सकता है, वो चेंज इन वेलोसिटी दे सकता है। हाँ, अगर आपको किसी टाइम पे वेलोसिटी पता है तो आप हर टाइम की वेलोसिटी निकाल सकते हो, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो एरिया अंडर एटी कर्व इज चेंज इन वेलोसिटी, ये बताएगा आपको क्या? चेंज इन वेलोसिटी। अब उसके बाद आपको अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो भाई आप हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लो। ठीक, तो वो भी मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दूसरी चीज आपको बताता है वो एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको कैसे? एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी आपने निकाल ही लिया, डेल्टा भी डाल देता हूँ सीधा, आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाल ही लिया। पिछले मेथड में आपने देख लिया, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो एरिया अंडर एटी कर्व से। तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, अब उसको बस इनटू डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दो, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो ग्राफ रीडिंग वाली बात है। किसी ने पूछा 2.5 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना, तो मैंने बता दिया 0.5, एक एग्जांपल। तो वो एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही, वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, सो मैं आज ज्यादा नहीं बोर करूंगा आपको, क्यों? क्योंकि मुझे आपकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, तो बाद में लॉग इन करता हूँ। हाँ सर, समझ में आ, तो मैं आज क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं दो चार चीजें और छोटी छोटी जो बताना है वो बता दूंगा। एक बार किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो कुछ तो पूछा था कि ग्राफ में कैसे दिखाई देगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है, तीन कर्व में कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, तीन कर्व में कंपैरिजन। ये एक्स टी कर्व है, ये वी टी कर्व है, ये ए टी कर्व। अगर ये प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू जीरो है, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी हो गया आपको प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू जीरो, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। और एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं। तो जब एक्स टी कर्व प्रोपोर्शनल टू जीरो, टी प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू जीरो है, मतलब पोजीशन आपकी टाइम इंडिपेंडेंट है, उसको टाइम से कोई लेन देन नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई आपकी। अब वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जीरो हो गया। अब जब ऐसा हुआ कि एक्स टी प्रोपोर्शनल टू टाइम है, टी रेस टू 1, तो वेलोसिटी फिर कांस्टेंट होती है। जब लीनियरली वैरी कर रही है पोजीशन, मतलब ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो उस केस में वीटी कर्व में फिर से प्रोपोर्शनैलिटी टी रेस टू जीरो होती है, और एक्सेलरेशन उसका डेरिवेटिव है तो फिर से जीरो। बट जब यहाँ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ प्रोपोर्शनल टू टी होगा और यहाँ प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू जीरो। अगर ये प्रोपोर्शनल टू टी क्यू है तो उसका डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो ऐसी कुछ कहानियां होती हैं आपके इसमें एक्स वी और ए के रिलेटिव वेरिएशन में। अगर ग्राफ देखने जाओगे तो ये ऐसा है, ये जीरो वैल्यूज है, ये जीरो वैल्यूज है,
अगर ये ग्राफ देखने जाओगे तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 0 वैल्यूज है, ठीक। अगर इसका ग्राफ देखने जाओगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर पैराबोला, ठीक। तो ये लीनियरली वेरी करता है और ये है कांस्टेंट। अगर इसको देखने जाओगे तो ये है क्यूबिक पैराबोला, ये कहलाता है स्क्वायर पैराबोला और ये हो जाता है लीनियर। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कब एक्सटी टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सटी वीटी एंड एटी का, ठीक है। आया समझ में? बेसिकली मैं डिफरेंशिएट कर करके नीचे आ रहा था, एक्सटी मुझे पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके मैं वीटी निकाल रहा था और उसको डिफरेंशिएट करके एटी निकाल रहा था। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आवाज के साथ।